हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10+2 चैप्टर एनपीओ और उसकी थ्योरी बेटा। तो थ्योरी में देखिए हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनपीओ की फीचर्स क्या है बेटा, फीचर्स ऑफ एनपीओ। और अब चैप्टर करने के बाद आपको ये फीचर बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप इनका प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हो लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो कितने लेक्चर डिस्कस कर लिए हमने? 14 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम फीचर्स को समझते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली फीचर तो सिंपली ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती, यानी इनका जो मेन एम है वो सर्विस कर देने का होता है। सर्विस मतलब सहायता, सेवाएं देने का होता है। तो वो उनसे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो पहले फीचर है मेन एम क्या होगा, प्रोवाइड सर्विस। किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, लाइक हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं, स्पोर्ट्स सर्विसेज दे सकते हैं, और जैसे कि मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिवाइड करनी है, ये सर्विसेज दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये इनका जो मेन एम रहता है बेटा, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है इन मैनेज वे में। जैसे स्कूल्स हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं वो गेम में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेके आते हैं ताकि वो कंट्री के लिए खेल सके। तो इस तरीके से बेटा इनकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती है वो सर्विस बेस्ड होती है। तो इनका मेन एम जो होगा वो होगा प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद मैनेज फ्री कैसे होती है? मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। आपको ये पता लग गया अब कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, वो रहते हैं, मतलब होते हैं, काफ़ी मेंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या सभी मेंबर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। अगर 1000 मेंबर्स हैं तो 1000 लोग इकट्ठे बैठ के कैसे मैनेज करेंगे? वो उनके लिए खुद के बैठने के लिए इतना ज़्यादा बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कैसे मैनेज होती है फिर ये? क्या करते हैं, सभी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं वो लोग अपने में से कुछ ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं जो इतनी नॉलेज रखते हैं, कैपेबल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। वो इस कैपेसिटी में हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें। तो बेटा उन सभी मेंबर्स में से कुछ लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है, और वो इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। समझ में आई आप? चलिए उसके बाद सेपरेट एंटिटी, पॉइंट है सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब सेपरेट एंटिटी काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, यानी बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन, वो चाहे मेंबर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर्स हो, सभी लोग बिजनेस से बिल्कुल अलग हो। बिजनेस का अपना क्या है, एक
सेपरेट एंटिटी है, अलग पहचान है। और सेपरेट एंटिटी बिजनेस का है, इसी वजह से बेटा बिजनेस में रिकॉर्डिंग जो होती है ना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स बेस पर होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। अब कल को इनमें से किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दें। कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई अनसाउंड माइंड यानी कि पागल हो जाए, तो उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बिजनेस और बिजनेस अपने मेंबर से बिल्कुल अलग रहता है। तो बिजनेस में रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स की होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, नॉट मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एनपीओ आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स से इससे बिल्कुल अलग होता है। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स के आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ ऑफ मेंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। उसके बाद है हमारे पास सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बन रही है उसमें एमएस, और फोर्थ पॉइंट है वो है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर। ये सरप्लस को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। अब डिस्ट्रीब्यूट तो तब करे ना जब इनका एम प्रॉफिट अर्न करना हो। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टेब्लिश हुए ही नहीं है, तो इट मीन जो भी सरप्लस आएगा उसको सोसाइटी के वेलफेयर में ही यूज किया जाता है, ना कि मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेंबर्स सरप्लस को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते आपस के अंदर बेटा। उसके बाद बेटा मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम के मेजर सोर्स आप पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हो। सब्सक्रिप्शन से आती है, एंट्रेंस फीस से आती है, गवर्नमेंट ग्रांट से आती है, इनकम इन्वेस्टमेंट से हो जाती है, जैसे कि मेन इनकम सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ है, सब्सक्रिप्शन के बाद जैसे कि एंट्रेंस फीस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट भी हमें ग्रांट देती रहती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ये कुछ हो सकते हैं, डोनेशंस वगैरह जैसे कि, और जनरल डोनेशन की बात करते हैं हम, तो ये इनकम के मेन सोर्सेज इनके होते हैं। नंबर 6 पॉइंट है 4, कैसे बिजनेस फॉर्म है, तो इस तरीके का बिजनेस, ये चैरिटेबल फॉर्म, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, चैरिटी के ऊपर चलती है, लोग चैरिटी करते हैं तो ये उस चैरिटी का यूज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते चले जाते हैं। तो ये चैरिटेबल फॉर्म है, प्रॉफिट अर्निंग फॉर्म नहीं है। उसके बाद अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं, फॉर्म ऑफ तो आपको पता ही है कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, बता दीजिएगा। देखिए अकाउंट्स जो ये मेंटेन करते हैं वो कौन से, या ये कह दो आप, क्या ये अकाउंट मेंटेन करते हैं? यस, ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। अकाउंट मेंटेन सबको ही करने पड़ते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट है जो अकाउंट मेंटेन करने हैं इनको, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे।
क्या ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? बिल्कुल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बेटा। तो दे प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। तो वो कौन से 3 अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं? देखिए, आप बता सकते हो आपको इजीली। रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट। और रिसीट्स एंड पेमेंट किसके बेसिस पे बनते हैं ये भी याद होगा आपको, कैश बुक के बेस पे बनता है। और कैश बुक किसके बेस पे बनती है? कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस के ऊपर बनती है। तो बेटा दूसरा अकाउंट इसके बेसिस के ऊपर कौन से अकाउंट को बनाते हैं? बताओ। बिल्कुल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितनी? 2 बेटा, एक तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग और एक करंट ईयर की क्लोजिंग। ये 2 बैलेंस शीट हमारी बनती है। तो ये रहेगा हमारे पास अकाउंट जो फॉर्म ऑफ अकाउंट कौन से अकाउंट बनाते हैं? 3 अकाउंट मेनली बनाते हैं ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो एनपीओ हो और या फिर प्रॉफिट अकाउंट्स सबको मेंटेन करने पड़ते। दे हैव टू मेंटेन अकाउंट्स ऑल्सो बेटा, क्योंकि इसके बिना उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा कि उसने अपने फंड्स का यूज़ कैसे किया है। तो अकाउंट सबके लिए क्या होते हैं? मेंटेन करना लीगली मैंडेटरी होता है। तो अकाउंट इन लोगों को भी मेंटेन, इस अकाउंट में सिर्फ ये बताना है आपने कि क्या अकाउंट्स इनके लिए कंपलसरी है? बिल्कुल, इनके लिए भी अकाउंट्स कंपलसरी है मेंटेन करना। तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म निकाल के क्या बनता है? SMF एक वर्ड बना लो, MMS एक वर्ड बना लो, या इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। तो एक FA फाइनल, फाइनल कौन सा? फॉर्म ऑफ अकाउंट। तो 3 कैटेगरी में आप इसको इजीली याद रख सकते हो, MMS, SMF और FA होते हैं ना, तो स्कूलों में होते हैं। तो या आप इसको अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स में कह सकते हो। तो ये हमारी फीचर्स रहेंगी अकाउंट्स की, एनपीओ से। अब हम डिफरेंस समझेंगे किसके बीच में? एनपीओ और पीओ, यानी प्रॉफिट अर्निंग और नॉन प्रॉफिट अर्निंग में डिफरेंसेस क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना ये आपके लिए। एनपीओ जो प्रॉफिट अर्न करते हैं नहीं अर्न करते हैं, और पीओ जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस? एक तो मोटिव, एम, दोनों का आपको पता है, एम में डिफरेंस हो गया। ये किसके लिए होते हैं? फॉर सर्विस, और ये फॉर मेन। तो इनके एम में डिफरेंस है बेटा एक। तो उसके बाद दूसरा डिफरेंस है, आराम से समझना इस चीज को। कैपिटल को जो एसेट्स माइनस के लायबिलिटीज आप करते हो, एसेट्स माइनस के लायबिलिटीज, उसको ये लोग क्या कहते हैं? कैपिटल फंड कहते हैं, कैपिटल फंड। और ये लोग क्या कहते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को कैपिटल। यानी यहाँ कैपिटल होती है और यहाँ वही चीज क्या होती है? कैपिटल फंड। और ऐसे ही आप क्या बता सकते हो? फाइनल अकाउंट, ये कौन कौन सा है? फाइनल अकाउंट
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट एनपीओ में पढ़ा था आपने। एनपीओ कौन से अकाउंट बनाता है? तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। थर्ड बेटा बैलेंस शीट। क्या यही सारे अकाउंट प्रॉफिट अर्निंग बनाते हैं? नहीं, प्रॉफिट अर्निंग के जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो अलग होते हैं और आपको पता है प्लस में पड़ गया है और कौन से होते हैं। एक तो बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट। उसके बाद बड़ा बैलेंस शीट, ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो रिजल्ट आता है हमारा इसका इनकम एक्सपेंडिचर का, ये उसको या तो सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस, और या फिर डेफिशिएंसी, कम रहेगा, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम, तो डेफिशिएंसी। ये लोग क्या बोलते हैं उसको? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट। ये नेट प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव टू इट्स मेंबर। प्रॉफिट इसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कैसे ऐसा है कि यहाँ के लोग उदास, क्योंकि इनको सरप्लस में कोई हिस्सा नहीं, और ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स हैं तो आपस में ले लेंगे, अगर अकेला है तो वो अकेला ले जाएगा। यानी यहाँ अगर मेंबर्स होंगे तो वो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, तो मुझे कुछ नहीं मिला। प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो उसमें फायदा। सो बेटा ये डिफरेंस है हमारे एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग में। तो मेनली क्या, इनका मेन मतलब सर्विस करना, इनका मेन मतलब प्रॉफिट अर्न करना। ये कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, ये कैपिटल बोलते हैं। फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस बनाते हैं, और ये लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सरप्लस और डेफिशिएंसी रिजल्ट आता है किसका? इनकम एक्सपेंडिचर का। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्या डिफरेंस होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है। उसके बाद ये सरप्लस को क्या करते हैं? ये सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, और ये लोग सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये एक हमारे लिए डिफरेंस रहेगा एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा? रिसीट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल और हम करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, उसके बेसिस पे ही फिर हमने आगे क्वेश्चंस किए थे। तो आपको मैं एक डिफरेंस और करवा देता हूँ, रिसीट्स एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर। एनपीओ के अकाउंट्स बनते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर का। क्या उनमें भी कोई डिफरेंस होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट जो एनपीओ बनाता है, और इनकम एक्सपेंडिचर भी एनपीओ ही बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी एनपीओ के दो अकाउंट्स का आपस में कंपैरिजन। देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट किसके बेसिस पे बनता है? इसका बेस बताओ, किसके बेस पे बनता है? कैश बुक के बेस पे बनता है।
बेटा यहाँ इसका बेस क्या रहेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसका बेस रहेगा। क्लियर? उसके बाद आप साइड में डिफरेंस कर सकते हो। इसकी साइड, एक साइड को बोलते हैं बेटा रिसीट्स, यानी कि डेबिट को क्या बोलते हो, रिसीट साइड बोलते हो, और जो क्रेडिट है उसको क्या बोलते हो, पेमेंट साइड बोलते हो। तो बेटा इसकी डेबिट साइड को क्या बोलते हो आप, एक्सपेंडिचर बोलते हो, और इसकी क्रेडिट साइड को क्या बोलते हो, इनकम। जो हमने पढ़ रखा है उसको यूज कर रहे हैं। थर्ड, यहाँ पर आपने क्या किया था, हर तरीके की ट्रांजैक्शन दिखाई थी, चाहे वो कैपिटल नेचर की और चाहे वो रेवेन्यू नेचर की। बोथ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट। लेकिन वहां ऐसा नहीं था बेटा, वहां सिर्फ आप, क्योंकि आपको इनकम निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, तो सिर्फ प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू बेसिस के ऊपर। तो यहाँ हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। उसके बाद फोर्थ, यहां आप करंट ईयर की डेटा भी लिखते थे, आप लास्ट ईयर डेटा भी लिखते थे, आप नेक्स्ट ईयर डेटा भी लिखते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ बेटा आप करंट ईयर का डेटा लिखते ओनली, क्योंकि करंट ईयर से ही इनकम निकलती थी। करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के ही एक्सपेंस का आप यहाँ पर लिया करते हैं। ठीक है, एक आप बता सकते हो नेचर में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, रियल नेचर है बेटा, और ये आपका जो नेचर है इसका नॉमिनल नेचर। बड़े आराम से हम समझेंगे तो इनको इजीली याद भी रख पाएंगे। तो आप आपस में अकाउंट्स को देखते हुए अपनी बनाओ बेटा, सोच बनाओ। तो जब दोनों अकाउंट को साथ साथ देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको डिफरेंस सारे समझ में आ जाए। तो ये डिफरेंस था हमारा किसके अंदर, रिसीट्स एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर के। कुछ और डिफरेंस देने तो और भी ले सकते हैं, डेबिट को बताता हूँ। आपने एडजस्टमेंट करी, एडजस्टमेंट कहाँ करी, क्या आपने रिसीट्स एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट करी, नहीं करी बेटा। तो एडजस्टमेंट जो होती है ना, एडजस्टमेंट इसमें होती है, एडजस्टमेंट आर नॉट मेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। लेकिन बेटा आपने जो अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है उसमें तो हमेशा एडजस्टमेंट करी है आपने, कभी सब्सक्रिप्शन की करी है एडजस्टमेंट, कभी सैलरी की एडजस्टमेंट करी है, कभी कंजम्पशन निकाला है आपने। तो यू ऑलवेज डन एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बेटा एडजस्टमेंट की जा रही है, एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट जरूर करते हो बेटा। ठीक है, बनाने का टाइम की बात करें तो रिसीट्स एंड पेमेंट जो है होल द ईयर, सारे साल मेंटेन होती है, लेकिन फाइनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर ही मेंटेन होती है। तो मैं टाइम के लिए आपकी लाइन पढ़ देता हूँ, इट रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट, सॉरी ये मैं आपको पहले बता दिया, ये टाइम की बात है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ 6 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, ये आप याद, ओके। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक इसे कवर कर लेंगे और हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।